नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग एक ऐसी घटना की चर्चा करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के अंदर भरतवंशियों को जिसको भी ये सूचना सुनने को मिलेगी या जिसको ये न्यूज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के विषय में सुनने को मिलेगा, वो निश्चित तौर से उसका हृदय बिल्कुल उलखुला जाएगा। उसके हृदय में वो आघात लगेगा कि क्या भारतवर्ष में ऐसा भी हो सकता है? क्या भरतवंशी ऐसा भी कर सकते हैं? भरतवंशी से मतलब मैं जब कहता हूँ तो हिंदुस्तान में वो पूर्वजों की संतानें जो हमारे शायद कॉमन पूर्वज हुआ करते थे, 1-2% को सैय्यद, शेख, मुगल, पठान इनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा सब कन्वर्टेड हैं। सब कन्वर्टेड से मतलब है पूर्वज समान हैं, उन्हीं पूर्वजों की सब संतानें हैं, लेकिन शिक्षा में फ़र्क आ गया। एक ने शिक्षा पाई कि समगोत्री विवाह भी नहीं होने चाहिए, एक ने शिक्षा पाई कि उनके बीच में सपिंडी विवाह नहीं होना चाहिए, एक ने शिक्षा पाई कि 7 पीढ़ियाँ पिता की तरफ से और 5 पीढ़ियाँ माँ की तरफ से जितने रिश्तेदार होते हैं वो सब भाई-बहन होते हैं, सहोदर हैं, हम सहोदर भाई-बहन हैं। भले ही हमारा अलग-अलग परिवार हो गया हो, यहाँ तक कि गुरुओं के परिवार से भी वो गुरुकुल परंपरा जुड़ी या मैं कहूँ कि जिस गोत्र से वो जुड़े हुए थे, उस गोत्र में भी समगोत्री विवाह अब वो गोत्र गाँव के बाड़े को ले लीजिए या फिर ऋषिकुल स परंपरा को ले लीजिए या फिर ये कहा जाए कि जिस विद्यालय से वो पढ़कर आए, जिस ऋषिकुल परंपरा से पढ़कर आए, उनमें भी विवाह वर्जित है। यहाँ तक कि साथ में समकक्षी छोड़ दीजिए, विवाह वहाँ तक वर्जित है, जहाँ तक वो पीढ़ियाँ पढ़कर आईं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा वशिष्ठ गोत्र है, तो उस गोत्र में जो भी आज तक पढ़कर आए, चाहे कितनी ही पीढ़ियाँ पीछे क्यों ना रही हों, उनका विवाह वर्जित है। इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं उनका विवाह वर्जित छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त सहोदर भाई-बहन हैं। भाई और बहन का रिश्ता उनके बीच में बनता है, इसलिए भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार भी रहा होगा, उसके बहुत सारे वेरियस कारण रहे होंगे, लेकिन भाई-दूज और रक्षाबंधन इन सब के बीच में आपस में मनवाया जाता था ताकि साल में कम से कम 2 बार ये याद आए कि ये हमारी बहनें हैं, ये हमारा खून है, इनके साथ गंदगी करना सोचना भी नहीं है, यहाँ तक कि पवित्र विवाह भी नहीं करना है। ये भारतवर्ष की शिक्षा है, लेकिन जब दूसरी तरफ शिक्षा इस्लामिक शिक्षा की तरफ बैठ गई, तो वहाँ सिर्फ़ दूध का रिश्ता छोड़कर कोई रिश्ता नहीं बचा। दूध का रिश्ता से मतलब है कि जो घर में अपनी ही माँ को जिसका दूध पिया हो उसको छोड़ दीजिए या 2 अपनी ही सगी बहन को जिसने एक ही माँ का दूध पिया हो उसको छोड़ दीजिए। बाकी कोई रिश्ता नहीं बचता, यहाँ तक कि आप एक्स मुस्लिम्स को सुनेंगे, तो वो लगातार ये कहते हैं कि चची जान या माँ, सौतेली माँ उसने तलाक दे दिया अब्बा को, तो वो अब उनके साथ अपने बेटे के साथ जिसको अभी तक कल तक वो बेटा कहती थी, उसके लिए वो जायज़ है। अब इसको हलाल कहा जाए, जायज़ कहा जाए, कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जाए। पीछे मैंने आपको एक फ़िरोज़ की घटना बताई थी जिसने अपनी ही माँ का बलात्कार किया था और वो बाद में कोर्ट में मामला वो बाद में पुलिस स्टेशन उसकी माँ गई थी, उसकी बहन गई थी और पिता देखता रहा था। आरोप ये लगाया जबकि वो हज करके कहीं उम्रा करके आए थे और आरोप ये लगाया उसने कि तुमने मेरे पिता को धोखा दिया क्योंकि वो अकेला रह गया तो उसको किसी ने बताया तो उसने कहा तुमने मेरे पिता को धोखा दिया, तुम्हारी पहले भी कहीं कोई गठबंधन हुआ करता था, पहले भी तुम किसी के साथ ये वो करके आई, इसलिए तुमने मेरे पिता को धोखा दिया तो इस्लामी मज़हबी इंसाफ के लिए तुम्हारे साथ गलत करना मेरा दायित्व बनता है और उसने अपनी ही माँ के साथ कई बार गलत किया। वो प्रताड़ित हो गई, जब वो बहुत परेशान हो गई तब उसने अपनी बेटी को बताया और बेटी के साथ जाकर फिर उसने एफआईआर दर्ज करवाई और तब उसकी गिरफ्तारी हुई। पिता का बयान तब भी नहीं आया था। हलाल के मामले हम लगातार सुनते ही हैं। हमें शहरयार का मामला याद रखना चाहिए। शहरयार का मामला अब चूँकि लोग ये कहते हैं कि वो मुगलों के वंशज हैं, लोग ये कहते हैं कि आप उनको फ़ॉलो करते हैं, लोग ये कहते हैं कि हम उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। आक्रांताओं के सिद्धांतों पर अगर चलने वाले हैं तो शहरयार को याद करिए। जिस समय नूरजहाँ चूँकि दूसरे देश से आई थी, जहांगीर उसको जीत कर लाया था, नूरजहाँ का अपनी बेटी भी थी पहले पति से। नूरजहाँ जब आई इसमें मुगलों के साथ उसका निकाह हुआ, तो उसके बाद वो शासक बन गई थी। शासक बनने पर शाहजहाँ को वो इस्तेमाल करती थी, यानी कि जहांगीर के अपने बेटे को इस्तेमाल करती थी और जहांगीर के दूसरा बेटा जिसको शहरयार कहा जाता था, तो उसने क्या किया कि अपने बड़े बेटे को यानी कि अपने दूसरे पति के बड़े बेटे को शाहजहाँ को उसने भेज दिया दक्कन की तरफ और खुद अपनी बेटी का निकाह अपनी बेटी का पहले पति से अपनी बेटी का निकाह
दूसरे पति से बेटे से उसने तय कर दिया शहरयार से। जब ये निकाह तय हो गया तो शाहजहां समझ गया था कि अब ये नूरजहां खेल खेल रही है। तब उसने हमला किया था और हमला करके फिर उसने सबको मारा और नूरजहां को लाहौर के किले में कैद किया। नूरजहां जिस लाहौर के किले में कैद हुई थी, शाहजहां का अपना बेटा औरंगजेब सबसे ज्यादा उसके पास रहता था। उसने भी वही सब सीखा और उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, शाहजहां को भी उसने बंद कर दिया। ये परंपराओं में है। ये परंपराओं में अगर है और इसको माना जाता है तो फिर भारत में हम भारत में स्वच्छता को, शुचिता को कैसे सोचा जाए, कैसे समझा जाए, ये बात बड़ी वो लगती है। अब कोई पिता जिसके पास उसकी बेटी, छोटी बेटी, 10 साल से छोटी बेटी पिता के पास जाकर अगर लेट गई और पिता के साथ वो लेटी हुई थी, ऐसे में पिता उसके साथ गलत करे, उसका बलात्कार करे और बलात्कार करके फिर वो उसकी माँ को पता लगता है, बेटी की माँ को पता लगता है, उसकी बहन को पता लगता है और इसके बाद वो किसी विक्की नाम के आदमी का नाम रख दे। ये कहें बाद में जब वो मुकदमा हुआ, सब कुछ हो गया, तो फिर कोर्ट में जब बयान हुए तो बयान में कहा गया कि वो साहब विक्की था। लड़की ने भी, स्वयं विक्टिम ने भी कहा विक्की विक्की था, उसकी माँ ने भी कहा कोई विक्की था, उसकी बहन ने भी कहा कोई विक्की था और उसके पिता ने भी कहा कि कोई विक्की था। आप सोचिए कि बेटी साथ में लेटी हुई थी, पिता नशे में, ऐसा कहते हैं पिता नशे में था। या 2-3 घटनाएँ उसके साथ 2-3 बार ऐसी घटनाएँ हुई और माँ उस पर पानी फेरे रही। फिर एक दिन अचानक रात में जब ये घटना हुई, शाम को जब ये घटना हुई और इस घटना के बाद लड़की के साथ ब्लीडिंग हुई या बहुत मतलब जो स्थिति ऐसी हो गई कि माँ को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। तब वो मुकदमा लिखवाने गई और मुकदमा लिखवाकर उसने उसी समय उस बिटिया का जो 10 साल से छोटी है, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उसका मेडिकल करवाया गया। उस मेडिकल में लड़के यानी कि उसके पिता के सीमन लड़की के वस्त्रों पर पाए गए। यानी कि वो जो स्पर्म टेस्ट हुआ और बाकी के टेस्ट होते हैं और ये जो बलात्कार की घटना है, ये घटना में भी सत्यता पाई गई और मेडिकल में ये पाया गया कि ये लेटेस्ट हाइमन रैप्चर है और ये रेप हुआ है। लड़की ने पिता का नाम बताया। पुलिस ने उसी समय पर 164, उस समय 164 हुआ करती थी सीआरपीसी की, पुलिस ने तत्काल 164 का बयान करवाया। बयान करवाकर पिता की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होकर वो जेल चला गया और इधर मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत उसकी सेक्शन 6 में और ये वो जो भी लगते हैं उनके तहत मुकदमा हो गया। ट्रायल जब जिस समय चल रहा था, हम सब जानते हैं कि ये सेशन कोर्ट का ट्रायल है, जब ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल के दौरान अब चूँकि वो जेल में विक्टिम वो जो एक्यूज़्ड है, जो उसका पिता है, वो जेल में है, तो जेल में पिता रहते हुए वो परिवार संकट में आ गया। वो अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। ऐसी परिस्थिति में जब बयान शुरू होते हैं कोर्ट में, तो वो लड़की जो विक्टिम है, वो बयान बदलती है, माँ बयान बदलती है उसकी और उसकी बेटी बयान बदलती है। दूसरी बहन बयान बदलती है और किसी विक्की नाम के व्यक्ति की बात करती है। कहते होली का दिन था, हम साथ में थे, विक्की हमसे 2-3 महीने से परिचित था और वो हो गया। जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो विक्की का अता-पता कोई नहीं बता पाया, विक्की कैसा दिखता था कोई नहीं बता पाया, विक्की के बाकी हुलिया कोई नहीं बताया, क्रॉस एग्जामिनेशन में सब फँस गए। क्योंकि विक्की कोई था ही नहीं। एक्चुअली हिंदू का नाम रखने का या हिंदू को बदनाम करने का ये एक षड्यंत्र था जो बाहर जब वो एक्यूज़ जेल में चला गया, पिता जेल में चला गया तो मौलानाओं ने रचा। मौलाना ने क्या समझाया? मौलाना ने समझाया कि भई ये जो बेटी है, ये बेटी तो इसकी सगी बेटी नहीं है, तुमसे उत्पन्न संतान तो नहीं है, तुम्हारे पहले पति से उत्पन्न बेटी है ये। अब चूँकि तुम्हारे पहले पति से उत्पन्न बेटी है, इसलिए उसके साथ अगर गलत कर दिया या उसके साथ ये कर दिया तो ये जायज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि दूध का रिश्ता छोड़कर सारे रिश्ते सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं। अब चूँकि वो मज़हबी आधार पर गलत नहीं है, मज़हब के अनुरूप वो अनुसार वो गलत नहीं है, इसलिए ये हो सकता था, इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात वो 6 साल वाली, 12 साल वाली, प्यूबर्टी आने की और ये सब कहानियाँ बता दी गईं। ये सब कहानियाँ बताने के बाद वो परिवार के लोग एग्री हो गए। दूसरी परिस्थिति ये भी थी कि परिवार जाता कहाँ? क्योंकि स्किल तो है नहीं और परिवार चलेगा कैसे? वो अकेला व्यक्ति कमाने वाला था। कुल मिलाकर सभी ने जो मज़हबी लोग थे, उन्होंने परिवार को सहमत कर लिया, विक्टिम को भी सहमत कर लिया और विक्टिम का भी बयान बदलवाया और सबके बयान बदलवा दिए। लेकिन कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो उसमें कुछ पा नहीं पाए। अब उसमें कुछ पा नहीं पाए का मतलब क्या था? सेशन जज ने सजा दे दी।
हाई कोर्ट में मामला गया, 20 साल की सजा लिखी गई। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट के सामने भी वही प्लीड किया गया। हाई कोर्ट में और जस्टिस महाजन के अदालत में था। उन्होंने कहा कि भई एक 2-3 बातों के जवाब हमको दे दीजिए। एक तो विक्की नाम के किसी व्यक्ति को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि विक्टिम ने जिस समय उसका मेडिकल हुआ था, याद रखिएगा बड़े ब ये एविडेंस एक्ट का मामला बनता है। जिस समय लड़की का एविडेंस हुआ था या उसका एविडेंस सॉरी जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था, तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? डॉक्टर ने केस हिस्ट्री में यानी कि मेडिकल हिस्ट्री में ये लिख दिया कि लड़की ने ये बताया कि वो 2 ढाई बजे का टाइम था और वो लेटी हुई थी पिता के साथ और पिता ने उसके कपड़े उतारकर ये किया, उसके साथ उसकी ब्लीडिंग हुई, उसको समस्या हुई, बाद में वो गई और बाथरूम जाकर फिर वो सो गई और पिता नशे में था। सुबह पिता ने माफ़ियाँ-शाफ़ियाँ माँग ली थीं। अब पिता ने जब सुबह माफ़ियाँ माँग ली थीं, परिवार वाले कन्विंस हो गए थे तो बात कोई बात नहीं रही, चलिए ठीक है, वो नशे में थे, उन्होंने कहा नशे में थे। फिर ये दूसरी घटना हुई, ये कुछ दिन बाद दोपहर के 3 बजे की घटना है और 3 बजे पिता ने फिर पकड़ लिया और फिर ये किया और जब मुझे बहुत समस्या हो गई, तो फिर मैंने अपनी बहन को बताया, बहन ने माँ को बताया और उसके बाद माँ उद्वेलित हो गई और उसने जाकर हमें ले जाकर थाने में मुकदमा लिखवाया और तब हम यहाँ मेडिकल करवाने आए। यानी कि ये पहली बार की घटना नहीं है, पहली बार तो ये कह के परिवार ने दबा लिया था कि वे नशे में था और नशे में था तुम उसके पास रात में क्यों लेट गई? मौलाना ने भी समझाया कि भाई रात में क्यों लेट गई और ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके साथ नहीं लेटना चाहिए और फलाना नहीं, ढिमाका नहीं और ये इस्लाम में ऐसा बंद है, ऐसा कहा गया है। जो भी उन्होंने तकरीरें दी हों, तकरीरें देके उसको कम से कम कन्विंस कर लिया। कन्विंस करने के बाद वो घटना दोबारा जबकि एक बार तो कन्विंस हो गया तो ठीक था। ल मतलब अब उसको अनुमति मिल गई। उसने दोबारा जानबूझकर उसको अकेला देखकर पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया। उसने पूरी घटना मेडिकल हिस्ट्री में बताई और डॉक्टर जिसने की ये इन्वेस्टिगेशन किया था, उसने रिकॉर्ड में लिख लिया। तब उसके बाद 164 का बयान हुआ, लड़की को ले जाकर पुलिस ने करवाया और पिता के कपड़े लिए गए, उसके सैंपल लिए गए और वो सब सैंपल मैच कर रहे थे। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि भई इसका जवाब कौन है कि तुम्हारा स्पर्म उसके कपड़ों में कैसे पाया गया? तुम्हारा स्पर्म उसके वाइजिना में कैसे पाया गया? वो लड़की के कपड़ों के साथ या तुम्हारे कपड़ों में जो स्पर्म है वही वहां कैसे पाया गया? इसका कोई जवाब है क्या? दूसरी बात उन्होंने पूछा, कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास कोई आंसर इस बात का नहीं है कि ये विक्की नाम का व्यक्ति जिसको तुम सब लोग बयान दे रहे हो, ये विक्की नाम का व्यक्ति है कौन? कहां से आया? कैसे आया? तुम्हारे सबकी डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि बचाने के उद्देश्य से कोई ना कोई चूंकि रेप तो प्रूफ हो ही चुका था, मेडिकल में आ ही चुका था, 164 का बयान हो ही चुका था, सब कुछ तो सामने क्लियर था, केवल सजा बल नहीं पड़नी तो बाकी थी, तो नाम आइडेंटिफाई करने की बात आती। एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन का जो मामला बनता है वो प्रिजम्पशन का मामला भी उन पर ही बनता है जिसका लड़की नाम बता देगी, लेकिन मेडिकल सपोर्ट तो सारे पिता के खिलाफ जा रहे हैं, भले ही वो पहले मतलब अब का पिता हो, इस समय का पिता हो, पहले पति से वो संतान उत्पन्न हुई हो और उनकी निकाह हो गया और ये सब हुआ हो। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के सामने तो बड़ा धर्म संकट है कि वो कैसे इसको डिफाइन करें। तब उसने कहा, कोर्ट ने पूछा, हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई तुम हमें ये बताओ कि ये विक्की नाम का व्यक्ति कहां से आ गया, कैसे आ गया और ये सब मेडिकल एविडेंसेस कैसे आ रहे हैं। फिर तीसरा, विक्टिम ने जब डॉक्टर को लिखवाया था, जब डॉक्टर उसका मेडिकल कर रही थी, तब डॉक्टर ने वो सारी चीजें जो लिखी हैं वो भी एविडेंस की तरह लिया जाता है और डॉक्टर एक गस्टेड ऑफिसर माना जाता है, इसलिए उसके एविडेंस को यहां साक्ष्य की तरह स्वीकार किया जाता है। और वो किसी भी केस में हो, डॉक्टर अगर मेडिकल हिस्ट्री में लिख देता है, वो जो फाइल में लिख देता है कि भाई विक्टिम ने ऐसा ऐसा बताया कि उसके साथ ये हुआ है, वो लिख देता है, तो उसको एविडेंस की तरह माना जाता है। फिर कोर्ट ने कहा कि मुझे बताओ कि जब 164 का बयान हुआ था उसके दूसरे दिन, जिस दिन मतलब आज की तारीख में ये हुआ, मेडिकल हुआ, सवेरे बयान हुआ, जब मेडिकल जब जब उसका बयान 164 का हुआ तो 164 के बयान में भी उसने पिता का ही नाम बताया था। ऐसे ये सब चीजें और ये विक्की का जो तुम सगुफा बीच में लाए हो, इसको अगर हटा दिया जाए, बाकी एविडेंसेस को मिलाया जाए, 164 के बयान को, डॉक्टर को दिए गए बयान को, एफआईआर में लिखे गए बयान को और इसके अतिरिक्त हालांकि सेक्शन 162 में यह प्रावधान है कि जो स्टेटमेंट दिया जाता है पुलिस के सामने, वो स्टेटमेंट
माना नहीं जाता है, उस पर साइन भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन पुलिस अपने प्रोटेक्शन के लिए वहां एविडेंसेस पर साइन करवा लेती है। एविडेंस से एफआईआर पर साइन, तो लड़की के नाम से एफआईआर करवाई गई थी, लड़की के नाम से सिग्नेचर करवा लड़की से ही सिग्नेचर करवाए गए थे, मतलब विक्टिम से। और फिर जो बयान हुए उन बयानों में भी लड़की का बयान लिया गया और लड़की के बयान के सिग्नेचर ले लिए। मैंने जैसे कहा कि एविडेंसरी वैल्यू उनकी नहीं होती है, लेकिन कोरोबोरेटिव वैल्यू होती है। कोरोबोरेटिव मतलब ये प्रमाणित करने के लिए सफिशिएंट होता है। ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट ने उनसे पूछा, ऑनरेबल जस्टिस महाजन ने क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय या फिर बहस होते समय पूछा कि इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि पिता जिसके ऊपर ये चार्ज लगे हुए हैं, पिता अकेला कमाने वाला व्यक्ति था, घर इस समय इकोनॉमिक संकट में आ रहा होगा, इसलिए ये सब कुछ मिलाया जा सकता है, इसलिए बचाने की कोशिश हो रही। लेकिन ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम का मतलब ये होता है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। सारे एविडेंसेस ये बता रहे हैं कि पिता ने ही ये किया है, कोई विक्की नाम का व्यक्ति नहीं था, कोई वो नहीं था। और दिन क्या बताया गया? होली का दिन था, यानी कि होली पूरे देश में मनाई जा रही थी। बेटी अपने पिता के पास लेट गई जाके या उसके साथ बैठी हुई थी, ऐसी परिस्थिति में उसके साथ रेप किया गया। आप सोच सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मौलाना ने तो मिलके बताया होगा कि भाई सगी बेटी तो है नहीं, दूध का रिश्ता तो है नहीं, तुम्हारी अपनी वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आती, इसलिए ये हो सकता है। क्या तुम वहां लेटने नहीं क्यों गई थी? तुम्हें मालूम है कि वो प्यूबर्टी के बाद सब ठीक हो जाता है, मान मान लिया जाता है, निकाह भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये सब समझाकर और आप समझ लीजिए कितने गंदे कृत्य को सही लीगलाइज ठहराने का प्रयास किया गया और बयानों में भी उसको दर्ज किया गया। मैं समझता हूं कि भारत में भरतवंशी भले ही उनका संप्रदाय परिवर्तन हो गया हो, भले ही इबादत का तरीका बदल गया हो, लेकिन अपने पूर्वजों के खून, अपने पूर्वजों के सिद्धांतों से वो कैसे पलट जाते हैं, विश्वास नहीं होता। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में जो लोग भी अपने आप को भरतवंशी मानते हैं, भारतवर्ष की संतान मानते हैं, उनको ये विचार करना चाहिए, क्या किसी मजहब में जाने के बाद उनके विचार बदल गए हैं या उनकी ये स्थिति बदल गई है और वो अब इस स्थिति में आ गए हैं कि वो घोर अत्याचार, जो भारत की मोरल जो जो मानवीय भारत का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें इसको घोर अत्याचार, पाप के नाम से जाना जाता है और ये क्राइम है। हालांकि हाई कोर्ट ने 20 साल की सजा को बरकरार रखा और हाई कोर्ट ने कहा कि जो नीचे सेशन कोर्ट ने डिफाइन किया था या सेशन कोर्ट ने जो इसकी एनालिसिस की थी वो करेक्ट है, मुझे कोई इंटरवेंशन का ग्राउंड नहीं मिलता। और ये कहते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत पिता को, चाहे सौतेला पिता कहा जाए, पिता को पूरी सजा हाई कोर्ट ने दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।